हेलो एवरीवन, मैं शायान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप रैंकर्स में। इससे पहले क्लास में आप लोगों के लिए जैव प्रक्रम के पोषण का पहला पार्ट करवाया गया था, जिसमें पोषण की सारी क्रियाविधि को बताया गया था। अब आज आप लोगों के लिए पोषण का ही सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों को पाचन के बारे में पढ़ना है कि हम लोग जो भी अपने पोषण में लेते हैं उसका पाचन किस प्रकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोषण का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लोग पाचन के प्रोसेस को देखेंगे कि हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें कि पाचन में सबसे पहले हम लोग किसी भी भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी अपने भोजन को हम लोग पहले अंदर लेंगे, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, और अंतर्ग्रहण होने के बाद भोजन का पाचन होता है, और पाचन एक लंबी प्रक्रिया है। थर्ड, इसका अवशोषण होगा, और जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो उसका ग्रहण करके तो उसका स्वांगीकरण करता है, फिर उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन पाचन में कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे कि हम लोग जो पोषण करते हैं किन किन पदार्थों का पाचन होता है। तो देखेंगे कि हम लोग अपने पोषण में क्या क्या लेते हैं। तो पहला तो आपको मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। विटामिन लिया जाता है, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, एंड खनिज लवण का ग्रहण करते हैं। और इन सारे पदार्थों के पाचन के बारे में पढ़ना है कि शरीर में कैसे इसका पाचन होता है। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। इसमें एक एक करके हम लोग पहले मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो भी भोजन लेते हैं वो सबसे पहले हम अपने मुंह के अंदर लेते हैं, पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट 30% पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है, और किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप से जो पाचन होगा वो छोटी आंत में जाके होता है। इसमें दांत के प्रकार पर आ जाएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पाचन तंत्र में हम लोग ये जानेंगे कि जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया में डायरेक्टली भोजन पचता नहीं है। पहले हम लोग मुंह के अंदर लेते हैं, फिर वहाँ से वो किस प्रकार से छोटी आंत तक पहुँचता है। तो पहला देखेंगे, पाचन तंत्र को दो पार्ट में ले सकते हैं। एक मिलेगा आपको आहार नाल, और दूसरी है पाचन ग्रंथि। आहार नाल को देखेंगे तो आहार नाल को जो डिवाइड किया गया है वो 4 पार्ट्स में करते हैं। पहला है मुख गुहा, जो मुंह होता है। एक्चुअली गुहा का मतलब है ऐसी जगह जो खाली पाई जाए। खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, तो गुहा कहा जाएगा। मुंह के अंदर कैविटी पाई जाते हैं ना, गड्ढा, उसी को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, एक आपको मिलेगा ग्रास नली, फिर ये अमाशय यानी पेट तक जाता है। और आंत में अगर हम लोग देखेंगे तो आंत 2 होता है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। ठीक है, उसी तरह पाचन ग्रंथि है कि पाचन ग्रंथि में हम लोग सबसे पहले लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीवर के बारे में, और लास्टली अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मुख गुहा के बारे में बात करते हैं। और मुख गुहा में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे मुंह में 2 स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक तो दांत मिलेगा और एक जीभ मिलेगा। दोनों का अलग अलग कार्य भी है। अगर जीभ को देखें कि इसकी जो लंबाई है ये लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसका काम क्या है कि हम जो भी भोजन लेते हैं उसे गीला करने का काम, लार मिलाने का काम किसका है, तो जीभ का है। ठीक है, और ये बोलने में सहायता प्रदान भी करता है। अगर जीभ ना हो तो हम लोग सही से बोल भी नहीं पाएंगे। और इसमें जो है ये इस तरह से टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, कुछ टेस्ट बर्ड्स मिलती है जिसे हम लोग स्वाद कलियाँ बोलते हैं। क्या बोला जाता है, स्वाद कलियाँ। कितना, तो 2000 से 10,000 के बीच पाई जाती है।
और एक्चुअली आप लोग ये नोटिस ज़रूर करते होंगे कि टेस्ट का जो ज़्यादा ध्यान रहता है वो फीमेल को ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें टेस्ट बर्ड्स की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों में उसकी तुलना में कम होता है। अब जीभ का जो ये वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, यहाँ हम लोग कोई भी चीज़ बीटर है, जैसे करेले का जो स्वाद है, ठीक है, उसको हम लोग बीटर बोलेंगे, वो जीभ के इस भाग से पता करते हैं। और कोई पदार्थ खट्टा है अगर, तो ये वाला पार्ट भी मदद करता है और ये पार्ट भी मदद करता है। और सबसे आगे वाला जो पार्ट है, कोई भी पदार्थ मीठा है, इसका पता हमें कैसे चलता है, ठीक है, तो जीभ के इस पार्ट पे आने से पता चल जाता है। अगर कोई पदार्थ नमकीन है तो ये दोनों पार्ट पे आने से पता चल जाता है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जैसे चीनी लिए, जीभ के आगे वाले पार्ट पे नहीं रखे, जीभ के बीच वाले पार्ट पे भी रख देंगे तो हमें स्वाद का पता लग जाता है। उसके पीछे का एक रीज़न है, ये जो जीभ है ना, इसमें इस तरह की आकृति पाई जाती है, इसे विलयी कहा जाता है, इसे बोलते हैं, इसको विलयी बोला जाता है। और ये जो है ये हमारे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। अब कहीं भी हम किसी पदार्थ को रखें, इसकी सहायता से ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है इन्फॉर्मेशन, और पता चल जाता है कि जिस पदार्थ का हम सेवन कर रहे हैं उसका स्वाद कैसा है। आगे दांत के बारे में देखना है कि एक्चुअली दांत का जो अध्ययन है इसे हम लोग बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। कहीं भी लॉजी आ जाए, लॉजी का मतलब भी स्टडी, अध्ययन। और ये हम लोग का जो आँख है, आँख के जस्ट नीचे एक दांत पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं रत्नक या कैनाइन कहा जाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसमें डाला गया है कि जो हाथी का दांत है, फिर उसे क्या बोलेंगे, तो हाथी के दांत को बोला जाता है टस्क कहा जाता है, ठीक है। अब मनुष्य में जो दांत आता है ना, वो 2 बार आता है, एक अस्थाई दांत है और एक अस्थाई दांत है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें दांत केवल एक बार आता है, जैसे मछली है, मछली में केवल एक बार दांत आता है कि एक बार दांत आने के बाद टूट जाए तो दोबारा और कभी नहीं आने वाला है। दांत 2 प्रकार के होते हैं, अभी बताया, एक होता है अस्थाई दांत और एक होता है अस्थाई दांत। ये जो अस्थाई दांत है इसे दूध के दांत भी कहा जाता है, इसे दूध के दांत भी कहा जाता है, दूध के दांत। एक उम्र के बाद ये जो दांत है ये टूट जाता है और इसके जगह पे अस्थाई दांत आना शुरू होता है। तो टोटल दांत कितना हो गया, 32 हो गया। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि 32 दांत आता नहीं है, 30 तक ही आ जाता है, 30 तक काफ़ी है, 32 दांत अभी बहुतों का नहीं आता है। दांत के अगर प्रकार को देखेंगे तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो है आपको कृंतक मिलेगा, सेकंड रत्नक मिलेगा, अग्र चवर्णक है और चवर्णक है। तो सबसे पहले हम लोग दांत के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि दांत जो है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है। ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो मुख गुहा है उसमें 2 जबड़ा पाया जाता है, 2 जौ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 दांत है इसे बोला जाता है, ये तीनों को बोलते हैं मोलर। इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा। तो एक जबड़ा में जो मोलर है वो 6 है, तो 2 जबड़ा में मोलर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मोलर को बोलते हैं चवर्णक कहा जाता है, इसे बोलते हैं चवर्णक, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 दांत दिख रहा है आपको, ये है मोलर, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है, मोलर के बाद 2 जो है वो है अग्र चवर्णक, प्री मोलर बोलते हैं, ठीक है। और एक जो है, एक दांत थोड़ा सा नुकीला जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं कैनाइन, नुकीला होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे तो कैनाइन बोला जाएगा। और उसके बाद जो है आपको इंसिजर मिलता है, ठीक है। तो 2 आपको मिल जाएगा प्रीमोलर या अग्र चवर्णक बोलते हैं, अग्र चवर्णक। और इधर भी आपको मिलेगा अग्र चवर्णक 2, ठीक है। तो अगर एक जबड़ा में अग्र चवर्णक 4 है तो 2 जबड़ा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जबड़ा में अगर हम चवर्णक की बात करें, एक जबड़ा में 6 तो 2 जबड़ा में हो गया 12। उसी तरह जो अग्र चवर्णक है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक दांत जो है इस तरह से मिलता है, नुकीला थोड़ा मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं कैनाइन यानी रत्नक कहा जाता है, ठीक है। रत्नक बोलेंगे। रत्नक कितना हो गया, एक जबड़ा में 2, तो 2 जबड़ा में इसे हम लोग बोलते हैं रत्नक या कैनाइन कहा जाता है। तो 2 जबड़ा में ये जो टोटल आ जाएगा ये कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। ठीक है, अब काउंट कर पाएंगे कि चवर्णक टोटल दोनों जबड़ा में 12 है और अग्र चवर्णक दोनों जबड़ा में 8 है, 20 हो गया। और जो 4 मिलेगा आपको वो रदनक मिलेगा, कितना हो गया 24। और ये जो 4 होता है इसे हम लोग बोलते हैं कृंतक। क्या कहा जाता है? तो इसे कृंतक कहा जाता है, इंसीजर बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक जबड़ा का स्ट्रक्चर है, एक जबड़ा का ये स्ट्रक्चर है। एक जबड़ा में जो टोटल दांत होता है ये होता है 16। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 3 है मोलर, 2 है प्री मोलर यानी 3 चवर्णक, 2 अग्र चवर्णक और एक साइड का देखते हैं अगर हम लोग। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा? कैनाइन हो जाएगा और 2 कृंतक हो जाएगा। तो इधर 8 और इधर 8 तो कितना हो गया 16। एक जबड़ा में हो गया 16 तो 2 जबड़ा में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों में सबसे पहले यही दांत आता है, तो कृंतक। पूछा जाए बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत, तो कृंतक आता है, इंसीजर आता है। ठीक है, दांत को अगर देखेंगे कि जैसे दांत में भी ब्लड मिलता है कि दांत में खराबी आ जाए तो कभी कभी रक्त निकलने लगता है, तो दांत के रक्त को रक्त नहीं बोलते, उसका कुछ अलग नाम है, उसे बोला जाता है पल्प। दांत का जो ब्लड है इसे बोलते हैं पल्प कहा जाता है। ठीक है, और दांत का सबसे ऊपरी परत, जो दांत का सबसे ये बाहर का जो परत आपको दिख रहा है ये इनामेल है। क्या है? तो इनामेल है। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है तो वो इनामेल है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा रिजिड होता है, कठोर होता है। ठीक है, हाँ। और ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। अब पूछा जाए दांत किसका बना होता है, तो डेंटाइन का, इनामेल का नहीं बोलना, क्योंकि इनामेल जो है दांत का सबसे ऊपरी परत है, लेकिन जो दांत बना होता है वो डेंटाइन का बना होता है। इसी के नाम पर दांत के डॉक्टर को बोला जाता है डेंटिस्ट। डेंटाइन के नाम पर ही लिया गया है कि दांत का जो डॉक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डेंटिस्ट उसे बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दांत का, ठीक है, इसे बोला जाता है दांत का मुकुट। क्या बोलेंगे? दांत का मुकुट या दांत का शिखर बोला जाता है। ठीक है, और ये जो दांत है ये एक्चुअली में इसका जड़ है, दांत को मजबूती से पकड़ के रखने का काम वो इसी का है, इसलिए इसे बोलते हैं दांत का जड़, इसे कहा जाता है दांत का जड़। ठीक है, तो दांत के बारे में इतना है। पहले देख लेते हैं कि जो आपको बताया वो यहाँ पे भी मिल जाएगा कि कृंतक मिलेगा, कितना है, तो 8 है। ठीक है, और उसके बाद रदनक मिलेगा, रदनक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो अग्र चवर्णक है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जो चवर्णक है वो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसका सेकंड देखते हैं कि जो बताए दांत का सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्या बोलेंगे, तो इनामेल कहा जाता है। और दांत में जो ब्लड मिलेगा उसे बोला जाता है पल्प कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मुख गुहा में जो है लार ग्रंथि भी पाई जाती है, लार मिलाने का जो काम करेगा। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये 3 जोड़ी क्या क्या है, ठीक है, तो ध्यान देना है कि पहला जो है ये पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं, दूसरा को बोलेंगे सब मैंडिबुलर और तीसरा को बोलेंगे सब लिंगुअल, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि इसमें पाई जाती है। और ये जो है ना, ये पैरोटिड ग्रंथि ये एक्चुअली में सांप में भी पाया जाता है। ठीक है, सांप में भी पाया जाता है। जैसे सांप अगर अपना पोषण करेगा, ठीक है, किसी भी जैसे मेढक को अगर वो अपने पोषण में यूज़ करेगा, तो मेढक जब उसके अंदर जाएगा तो उसमें पैरोटिड जो ग्रंथि उससे निकलने वाली जो लार है उसमें मिला देता है, जो उसके पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में आया है कि मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो तीनों का नाम भी पता होना चाहिए। ये हो गया आपको कि दांत के बारे में था। ठीक है, अगला जो है, अगला हम लोगों को मिलेगा ग्रसनी। 2 नली होती है, ध्यान देना है। ठीक है, एक को बोलते हैं ग्रसनी और एक को बोला जाता है ग्रास नली। ठीक है, एक वाल्व होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस वाल्व। कौन सा वाल्व? एपिग्लोटिस वाल्व। ठीक है, ध्यान देना है कि एपिग्लोटिस वाल्व का काम क्या है।
कि जब भी हम खाना खाते हैं इसमें दो नली आपको मिलेगी, एक तो श्वास नली भी है, श्वास नली है, और एक आपको मिलेगा ग्रास नली। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाली जो नली है ये श्वास नली है और ये जो है ये ग्रास नली है। कि जब हम लोग खाना खाएंगे तो ये जो श्वास नली है एपिग्लोटिस वाल्व इस पे आ जाता है और श्वास नली को बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन जब श्वसन करते हैं तो एपिग्लोटिस वाल्व यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से एपिग्लोटिस वाल्व जो है वो क्या हो जाता है तो हट जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि खाने के वक्त बोलना नहीं चाहिए। बोलने से क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस वाल्व है, अगर हम बोलते हैं, खाना भी खा रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो एपिग्लोटिस वाल्व समझ नहीं पाता कि किस ग्रास नली को बंद करना है या श्वास नली को बंद करना है। इसलिए कभी कभी जो है वो खाना क्या हो जाती है तो अटक जाती है। ठीक है, बहुत मान्यता है, घरों में बोला जाता है कि कोई याद करे तब खाना अटक जाता है। ठीक है, लेकिन साइंस कहता है कि जो एपिग्लोटिस वाल्व है वो सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, जिस वजह से खाना अटक जाता है। फिर आगे ये स्वर यंत्र तक आएगा। ठीक है, तो स्वर यंत्र फिर इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है ब्रेन के पास और ब्रेन पहुंचाएगा कि लंग्स के नीचे एक संरचना होती है जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, और डायफ्राम के पास जब इन्फॉर्मेशन जाएगा तो एक बार जोर से वो धक्का मारती है, जिसकी वजह से फिर दोबारा खाना बाहर आ जाती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये एपिग्लोटिस है। यहाँ ये वाला पार्ट जो है भी अभी ये वाला खुला हुआ है। ठीक है, कि जब हम लोग भोजन करेंगे तो एपिग्लोटिस वाल्व जो है ये खुल जाता है। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस वाल्व है ये क्या हो जाता है तो बंद हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली बच्चों में जो है ना ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है कि बच्चों का ब्रेन कहा जाता है कि जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, इसलिए एपिग्लोटिस वाल्व सही टाइम पे श्वास नली या ग्रास नली में वाल्व का काम नहीं कर पाता है। इसमें मिलेगा आपको कि एपिग्लोटिस जो है ये कंठ द्वार में एक पट्टी जैसी रचना होती है। ठीक है, जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस वाल्व, एपिग्लोटिस। ठीक है, ये वाल्व है। ठीक है, अगर वाल्व भी समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वाल्व क्या है। जैसे खाना बनाते हैं कुकर में, ठीक है, इमेजिन किया जाए कि अगर कुकर का जो सीटी है ना वो ही ना रहे तो वेपर बनेगा। वेपर बनने के बाद वो जो कुकर है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब उसको फटने से बचाने का काम कौन करता है तो कुकर का जो है वो सीटी करता है, ताकि जो गैस है वो आसानी से निकल जाए। उसी को हम लोग वाल्व बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पहले तो आपको ग्रास नली मिलेगा कि जब हम भोजन को लेते हैं मुख गुहा में तो पहले जीभ का काम है कि उसमें लार मिलाना। लार कहाँ से आता है तो हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एक पैरोटिड है, सबलिंगुअल है एंड सबमैंडिब्यूलर है। ठीक है, तो उसके बाद ये ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाएगा, ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन जो आगे बढ़ता है, ठीक है, ये क्रमानुकुंचन विधि द्वारा बढ़ता है। क्रमानुकुंचन विधि क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जाएगा कि इसकी लंबाई देख लेते हैं, 24 से 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर, और ये क्रमानुकुंचन विधि द्वारा जाता है। क्रमानुकुंचन विधि क्या है कि भोजन सबसे पहले यहाँ रहेगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आएगा तो ये भोजन और आगे नहीं जा सकता, उस तरह से यहाँ तक आता है भोजन, और ये यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। ठीक है, जब भोजन अमाशय में चला जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है ताकि भोजन ऊपर ना जा पाए। उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुंचन। ठीक है, पेरिस्टालसिस। इसमें 4 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। ये जो ग्रास नली है, ठीक है, एक्चुअली में ये है ग्रास नली, और ग्रास नली में जो है ये 4 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। क्या क्या, तो एक को बोलेंगे म्यूकोसा, और एक को बोला जाता है सब म्यूकोसा, मस्कुलराई एंड सिरोसा। 4 प्रकार की इसमें झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और जब भोजन ग्रास नली के बाद कहाँ पहुँचेगा तो हमारे अमाशय में पहुँचेगा। ये देखेगा आपको, ये अमाशय है। ठीक है, कभी कभी अमाशय का पूछ लिया जाता है कि अमाशय की जो आकृति होती है वो अंग्रेजी लेटर में किसके तरह होती है, तो आपको दिखेगा ये जे आकृति के तरह है।
किसके तरह है? तो जे आकृति के तरह। यही ग्रास नली के द्वारा भोजन जो है ये अमाशय में आएगा। अमाशय का को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट है इसे कहा जाता है कार्डियक। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे कार्डियक ही बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं फुंडिक। ठीक है, और इंग्लिश में लिखते हैं इसे फंडिक। और यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे बोला जाता है पाइलोरिक। इसे बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, और यहाँ एक वाल्व भी लगी होती है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। ठीक है, और ये अमाशय के बाहर जो आपको झिल्ली दिख रही है ये एपिथीलियम झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, तो एपिथीलियम झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, और देखते हैं जरा सा अमाशय के बारे में कि इसका जो आकार है वो किसके तरह होगा? तो जे आकृति के तरह होगा। क्षेत्रफल अगर देखें तो लंबाई इसकी 13 होती है और चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। और जब भोजन अमाशय में जाता है तो अमाशय में ये भोजन लगभग 4 घंटे तक उपस्थित रहता है। और अमाशय के भोजन को बोला जाता है काइम। पूछा जाए, बहुत बार एमसीक्यूज में आया है कि भोजन जब अमाशय में चला जाए तो उसका नाम क्या है? काइम। हम पोषण करते हैं, भोजन लिए, वो तब तक भोजन है जब तक वो अमाशय में ना पहुंच जाए। अमाशय में पहुंचने के बाद उस भोजन को बोला जाता है काइम। ठीक है, और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। लगभग प्रोटीन का कंप्लीटली पाचन अमाशय में ही हो जाता है, यानी हमारे स्टमक, पेट में हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपको एक ग्रंथि मिलेगी। यहाँ पे जो है एक ग्रंथि होती है जिसे बोला जाता है जठर ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इस जठर ग्रंथि का काम क्या है? ये जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है, यानी जठर रस निकालने का काम किसका है? तो जठर ग्रंथि का है। आगे आपको उसी के बारे में बताना है कि ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, तो जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलेगा वो प्रतिदिन लगभग 3 लीटर स्रावित होता है। कितना? तो 3 लीटर। अगला देखते हैं इसमें कि जो जठर रस है, अब जठर रस में क्या क्या निकलता है? तो जठर रस में जो मेनली निकलेगा वो 2 चीज़, एक तो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कि ये इसी जठर रस के द्वारा HCl निकलती है। और होता क्या है कभी कभी कि HCl की मात्रा जब ज़्यादा हो जाए तो पेट में, स्टमक में घाव के तरह बनने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या कहा जाता है? तो पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगी और सेकंड जो है ये पेप्सिनोजेन निकलती है। ठीक है, और अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ना हो तो पेप्सिनोजेन एक्टिव नहीं होगा। पेप्सिनोजेन को एक्टिव करने का काम जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। जैसे अगर किसी गाड़ी को चलाना हो, ठीक है, तो उसमें जिस तरह चाबी की ज़रूरत होती है उसी तरह पेप्सिनोजेन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ज़रूरत है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इस पेप्सिनोजेन को सक्रिय करता है। ठीक है, और सक्रिय करने के बाद ये पेप्सिनोजेन अब पेप्सिनोजेन नहीं रहता, ये पेप्टोन में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? पेप्टोन में बदल जाएगा। और यही पेप्टोन जो है, जो हम प्रोटीन का सेवन करते हैं, प्रोटीन का जो सेवन करते हैं, ये पेप्टोन जो है प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देगा? तो अमीनो अम्ल में बदल देता है। अगर कोई भी प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल गया है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का पाचन हो गया है। ठीक है, तो HCl के बारे में जरा सा देखते हैं कि HCl क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये पेप्सिनोजेन को क्या करने का काम करेगा? तो एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, और यही जो पेप्सिन है प्रोटीन को चाहे तो पेप्टोन में बदल देगा या अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, तो बच्चों में प्रोटीन के पाचन के लिए ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो बच्चों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्री रेनिन, यानी बच्चों में जो प्रोटीन का पाचन होगा किसके द्वारा होगा?
क्योंकि उसमें HCl नहीं होती, बहुत छोटा बच्चा होता है अगर कोई, HCl का स्राव थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है, तो उसमें जो है प्री रेनिन नाम की एक एंजाइम पाई जाती है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें छोटी आंत के भाग, कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के मेनली 3 भाग हैं। एक तो है ग्रहणी, और ये जो ग्रहणी है इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेकेंड आपको जेजुनम मिलेगा, और जेजुनम की जो लंबाई है ये 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी तरह इलियम है, और जो इलियम की लंबाई है ये आपको मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि छोटी आंत के कितने भाग हैं। बिहार बोर्ड जो है इस चैप्टर से MCQs बहुत लेता है बायो में। कितना बार ये क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है। तो ये तीनों नाम पहले आपको पता होना चाहिए कि छोटी आंत का भाग कौन कौन है। तो ग्रहणी होगा, जेजुनम होगा और इलियम होगा। स्टमक से जो भोजन आता है छोटी आंत में वो ड्यूडेनियम के थ्रू ही आता है, जिसे हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, यानी ग्रहणी के द्वारा ही आता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आपको येलो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जेजुनम है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है जो ज़्यादा डार्क है, ये क्या है, तो इसे बोला जाता है इलियम। क्या बोलेंगे, तो इसे इलियम कहा जाता है। तो छोटी आंत के 3 भाग को ध्यान में रखना है कि क्या क्या आता है। तो पहला आएगा ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है कि 30% कार्बोहाइड्रेट मुख्य गुहा में ही पच जाता है, लेकिन जो बच गया वो छोटी आंत में आके उसका क्या हो जाता है, तो पाचन हो जाता है। उसी तरह जितने भी हम पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, जैसे प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन का भी पाचन पूर्ण रूप से कहाँ पे हो जाएगा, छोटी आंत में आके हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि छोटी आंत में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। भोजन को पचाने के लिए एंजाइम ज़रूरी है। तो क्या क्या पाया जाता है, एक तो आपको ट्रिप्सिन मिलेगा। ठीक है, क्या है ये, तो ये ट्रिप्सिन है। ये इसका काम क्या है, ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जो बदलने का काम करेगा वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। और एक जो इसमें एंजाइम है वो है एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, कि हम अपने पोषण में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका पाचन अगर ग्लूकोज में हो जाए तो ये माना जाता है कि उसका पूर्ण रूप से पाचन हो गया है। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता, और वो है सेल्यूलोज, यानी पेड़ पौधों की सबसे बाहर की जो भित्ति होती है जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है, उसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। जानवरों में होता है, क्योंकि जो गाय है या बकरी है उसमें खास तरह की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसके द्वारा वो सेल्यूलोज का पाचन कर सकता है। ठीक है, अगला है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज का काम क्या है, जो भी हम फैट लेते हैं, वसा लेते हैं, इसे ये चाहे तो वसे अम्ल में बदलेगा या ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसी तरह सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, सुक्रोज क्या करेगा, ठीक है, ये सुक्रोज को किस में बदल देगा, तो ग्लूकोज में बदल देगा। और एक्चुअली में ये लैक्टेज है, लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को किस में बदल देता है, तो ग्लूकोज में बदल देता है। जिसको भी ग्लूकोज में बदला जा रहा है वो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका, आपको बड़ी आंत मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम आहार नाल को देखें कि आहार नाल से हम लोग स्टार्ट किए थे, मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई है ना ये 8 से 10 मीटर है। ठीक है, लेकिन जो छोटी आंत है, छोटी आंत सबसे ज़्यादा लंबी छोटी आंत ही होती है, 6 से 7 मीटर। तो ऐसे में छोटी आंत का नाम बड़ी आंत होना चाहिए, लेकिन जो छोटी आंत रखा गया है वो उसके चौड़ाई के आधार पर रखा गया है। कि छोटी आंत की अगर हम चौड़ाई को देखें ना, तो छोटी आंत की जो चौड़ाई होती है ये 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वहीं आप बड़ी आंत को देखेंगे तो बड़ी आंत की जो चौड़ाई है ये 3.4 सेंटीमीटर, और लंबाई छोटी आंत की तुलना में बहुत कम है, 1.5 मीटर है। और छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। ठीक है, तो पहले बड़ी आंत को देखते हैं कि बड़ी आंत जो है इसकी आकृति कैसी होती है।
इस तरह की संरचना होती है बड़ी आंत की। ठीक है, आपको डायग्राम में भी दिखाते हैं कि बड़ी आंत की जो संरचना है वो कैसी होती है। ये छोटी आंत के चारों तरफ पाया जाता है और इसका जो मेन काम है ना, बड़ी आंत का जो मेन काम है यह है जल का अवशोषण करना। जल को अवशोषित करने का काम जो करता है ये बड़ी आंत करता है। ठीक है, इसलिए जल का अवशोषण नहीं करने से जो है, अगर मान लेते हैं पेट खराब हो जाए तो जल का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है और जिस वजह से जैसे हम लोगों को ग्लूकोज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर बोला जाता है। वीकनेस ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाने से वो पहले ग्लूकोज ही देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जल्दी अगर एनर्जी किसी से आती है तो वो किससे आएगी? ग्लूकोज से ही आती है। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये बड़ी आंत है। ठीक है, अब बड़ी आंत में अगर हम देखेंगे तो बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बी कॉली बैक्टीरिया। क्या बोला जाएगा? बी कॉली बैक्टीरिया कहा जाएगा। ठीक है, इस बी कॉली का काम क्या है? तो ये विटामिन जो ए है, विटामिन ए को बनाती है। यानी हमारे शरीर में जो विटामिन ए बनाती है वो कौन बनाती है? तो बी कॉली बैक्टीरिया बनाती है और ये बी कॉली बैक्टीरिया बड़ी आंत में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ एक उंगली जैसी संरचना होती है बड़ी आंत में। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, अवशेषी अंग है ये। अपेंडिक्स जो है एक्चुअली में ये एक अवशेषी अंग है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। और इसे भी 3 पार्ट में लिया गया है। जो बड़ी आंत है ये भी 3 पार्ट में ही आता है। ठीक है, एक जो पहला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोलेंगे? तो सीकम कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, और सबसे बड़ा जो पार्ट होता है बड़ी आंत का इसे कहा जाता है कोलन। कोलन की जो लंबाई है लगभग 1.3 मीटर है और सीकम और रेक्टम दोनों बराबर होता है। सीकम भी 25 सेंटीमीटर और रेक्टम भी जो आता है ये भी 25 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, भोजन हमारा अंतिम रूप से जो पहुंचता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। फिर यहीं पे जो है रेक्टम के पास एक संरचना मिलती है जिसे हम लोग एनस बोलते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जो भी पदार्थ का पाचन होने के बाद जो भी बच जाता है वो शरीर से बाहर आ जाती है। ठीक है, जल का अवशोषण का काम करेगा। ठीक है, इसमें एक संरचना पाई जाती है अपेंडिक्स। इसकी जो रचना होती है ना ये उंगली के तरह होती है। ठीक है, और ये एक अवशेषी अंग है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है MCQs का काफ़ी। अगला देखते हैं लिवर के बारे में। ठीक है, कि लिवर का काम क्या है। लिवर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप अपने लिवर को काट के किसी दूसरे को डोनेट भी कर दिए ना तो लिवर फिर दोबारा आ जाता है, केवल एक बार, बार बार नहीं। ठीक है, तो लिवर के बारे में देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो लिवर होता है। इसका वेट 1.5 kg होता है। लगभग में कितना हो जाएगा? तो 1.5 kg होता है। ठीक है, यहाँ से एक रस निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं पित्त रस। ठीक है, लिवर में ही एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है। ये वाला दिख रहा है आपको, ये थैली है। ठीक है, पित्ताशय बोलते हैं इसे। क्या कहा जाएगा? तो पित्ताशय कहा जाएगा। ठीक है, और इसी पित्ताशय से जो रस निकलती है उसे हम लोग बोलेंगे पित्त रस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये पित्त रस का स्राव करती है। और जो लिवर है, लिवर के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो लिवर के अध्ययन को बोला जाता है हेप्टोलॉजी। इसलिए लिवर के डॉक्टर को बोलेंगे हेप्टोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये विटामिन ए का संश्लेषण और हिपैरिन बनाता है। ठीक है, विटामिन ए बनता बड़ी आंत में, लेकिन संश्लेषण कहाँ पे होगा? लिवर में होगा। ठीक है, और ये किसको बनाता है? तो हिपैरिन बनाता है। हिपैरिन का काम क्या है? कि हमारे शरीर में ब्लड थक्का ना हो, ब्लड को थक्का होने से रोकने के लिए जो एंटीजन काम करता है ना वो कौन है? हिपैरिन है।
तो हेपेरिन की जब बात आई तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे जो जोंक होता है कि अगर आप पानी में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कि जब वो आपके शरीर में एक बार आ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आपसे मतलब खून अपने बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगता है। होता क्या है कि सबसे पहले कहा जाता है कि जोंक है ना, वो एक डॉक्टर के तरह कार्य करता है। कैसे कि जोंक पहले आपके शरीर में आएगा और उसमें पहले एक एंजाइम छोड़ता है। जैसे किसी को सर्जरी किया जाए तो एनेस्थीसिया जैसे की जाती है, तो वो एनेस्थीसिया कर देगा आपके उस पार्ट को, और जब वो ब्लड को ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा तो ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ ही देर में जो हम लोगों का रक्त है ना वो थक्का बनना शुरू होता है, तो एंटी क्लोटिंग एंटीजन डालना शुरू करता है। ठीक है, हेपेरिन के ही तरह उसके पास एक एंजाइम होती है और उसी को वो शरीर में इंजेक्ट करता है। ठीक है, शरीर में इंजेक्ट करने के बाद ब्लड को थक्का होने से रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लिवर का आखिर कार्य क्या क्या है। ठीक है, ये जो है ये एकत्रित करने का काम करता है, स्टोर करता है। क्या क्या स्टोर करेगा देखते हैं। ठीक है, ये जो स्टोर करेगा कि मृत जो भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मर जाती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मर जाती है, उसे स्टोर करने का काम जो करेगा वो कौन करता है, तो लिवर करता है। ठीक है, और क्या है, अगर लिवर के बारे में देखा जाए तो ठीक है, जो भी ग्लाइकोजेन है, क्या ग्लाइकोजेन, ठीक है, जो ग्लाइकोजेन है वो वहाँ पे एकत्रित होगा। ग्लाइकोजेन क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं तो जो एक हार्मोन्स पर आएंगे आपको कि इंसुलिन जो है इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन में बदल देता है और वो लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो फिर से वही इंसुलिन ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है, जो हमारे शरीर के काम में आ जाता है। ठीक है, पित्तरस के बारे में देखते हैं कि पित्तरस दो चीज़ों का स्राव करती है। जो पित्तरस है, पित्तरस दो चीज़ का स्राव करेगा। ठीक है, तो एक को बोलेंगे बिलिरुबिन और एक को बोला जाता है बिलवर्डिन। ठीक है, ध्यान देना है कि जो बिलिरुबिन है अगर ये ज़्यादा हो जाए, बिलिरुबिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें जॉन्डिस हो जाती है। ठीक है, बिलिरुबिन अधिक हो जाने पर जॉन्डिस हो जाती है, जॉन्डिस। ठीक है, और बिलवर्डिन ज़्यादा हो जाए तो ब्लैक जॉन्डिस हो जाती है। दोनों एक्चुअली में जॉन्डिस का ही टाइप है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पित्त रस जो है कहाँ से स्राव होगा, पित्ताशय से होगा। पित्ताशय कहाँ पाया जाएगा, तो लीवर में ये मिलता है। ठीक है, तो इसमें अगला देखते हैं ग्रंथि। ग्रंथि जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे अंतः ग्रंथि, और दूसरा जो होगा इसका, इसे बोलते हैं बाह्य ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि। ठीक है, और इसमें जो तीसरा होगा इसे बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। कार्य क्या है अंतः ग्रंथि का, तो ये जो अंतः ग्रंथि है, जो हमारे बॉडी में हार्मोन का स्राव होता है वो अंतः ग्रंथि से होता है। तो ये हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, हार्मोन का स्राव करने का काम जो है वो अंतः ग्रंथि का है। ठीक है, और एक आता है बाह्य ग्रंथि, और बाह्य ग्रंथि का काम है एंजाइम का स्राव करना, कि हमारे शरीर से एंजाइम का जो स्राव होगा, ठीक है, वो बाह्य ग्रंथि करता है, एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, उसी तरह मिश्रित ग्रंथि जो है ये दोनों का स्राव करता है, हार्मोन का भी करता है और एंजाइम का भी करता है। तो हार्मोन प्लस जो एंजाइम होती है इन दोनों का स्राव करेगा। ठीक है, एंजाइम का स्राव करता है, स्राव करता है।
ठीक है। तो कुछ ग्रंथि ऐसी होती है जो केवल हार्मोन का स्राव करेगा तो अंत ग्रंथि, और जो केवल एंजाइम का स्राव करेगा तो उसे बोलेंगे बाह्य ग्रंथि, और जो दोनों का स्राव करता है हार्मोन्स का भी और एंजाइम का भी तो उसे बोला जाएगा मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। अगला आपको मिलेगा अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय में क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये एक्चुअली में अग्नाशय है। ठीक है, ये अग्नाशय छोटी आंत का ही भाग है। ठीक है, दिखेगा आपको ये जो पार्ट है ये छोटी आंत का ही है, और ये जो है ये क्या है तो अग्नाशय है। ठीक है, क्या है, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर आ जाएगा, यकृत आ जाएगा 1.5 kg लगभग। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है तो अग्नाशय है। 1868-69 यानी 1868 से 69 के बीच एक साइंटिस्ट रहा जिनका नाम है पॉल लैंगरहैंस। उन्होंने बताया कि अग्नाशय जो है ये हार्मोन्स का भी स्राव करता है। ये पहले से पता था कि अग्नाशय एंजाइम का स्राव करता है, लेकिन 1868 से 69 के बीच ये बताया गया कि जो अग्नाशय है ये हार्मोन्स का भी स्राव करता है। तो कौन सा हार्मोन्स का स्राव करता है वो भी देख लेते हैं। तो ये जिस हार्मोन्स का स्राव करता है वो है इंसुलिन। तो अग्नाशय जो है, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, अब इंसुलिन का कार्य क्या है तो देख लेते हैं इंसुलिन के कार्य में भी कि इंसुलिन का काम जो है ये क्या है, इंसुलिन का कार्य। ठीक है, इंसुलिन का दो काम है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज शरीर में ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए यानी ग्लूकोज अधिक होने पर ये जो इंसुलिन है ये इसे ग्लाइकोजेन में बदल देता है। किस में बदल देगा तो ग्लाइकोजेन में बदल देता है। ठीक है, हाँ, अगर शरीर में ग्लूकोज कम हो जाए और शरीर में अगर ग्लूकोज कम हो जाए, ग्लूकोज कम हो जाने पर ये जो इंसुलिन है फिर इसी ग्लाइकोजेन को किस में बदल देता है तो ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, जो ग्लाइकोजेन है ये इसे किस में बदल देगा तो ग्लूकोज में बदल देता है। कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेन काम जो है इंसुलिन का है। जब उम्र बढ़ती है तो इंसुलिन इतना इफेक्टिव नहीं रहता कि जो भी हम ग्लूकोज का सेवन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज को अगर शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उसे ग्लाइकोजेन में बदलने का जो काम है वो किसका है, इंसुलिन का है। तो इंसुलिन का स्राव सही से नहीं हो पाता। ठीक है, कहाँ से तो अग्नाशय से नहीं हो पाता। ठीक है, जिसके वजह से वो ग्लूकोज शरीर में जो है वो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है तो ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में डायबिटीज़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आपका पाचन के बारे में पढ़ाना था, और पोषण चैप्टर में पहला आपको पोषण मिला पहले लेक्चर में, और दूसरा में आपको पाचन के बारे में कंप्लीट कराई गई है। अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखें हैं पोषण तो पहले उसे ज़रूर देखें, तभी आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, स्टडी विथ टॉप रैंकर्स, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।